आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बांग्लादेश के सियासी बहरान पर हिंदुस्तान फिक्रमंद, हुकूमत ने बुलाई कुल जमाती मीटिंग। मरकजी सरकार के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, लीडरान ने जीएसटी वापस लेने का किया मुतालबा। वक्फ एक्ट तरमीमी बिल पर तजब्जुब बरकरार, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल ने की हुकूमत की हिमायत, कहा दरगाहों के हक में होगा बेहतर। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का जलवा, एथलीट नीरज चोपड़ा पहुंचे फाइनल में, जबकि विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। और बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत, बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कसूरवारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। पार्लियामेंट के बाहर इंडिया इत्तेहाद के लीडर ने मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया है। अपोजिशन के लीडर ने जीएसटी वापस ले जाने का मुतालबा किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लीडरान मौजूद थे और जीएसटी के मामले पर अपनी राय उन्होंने रखी। देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। देखिए, मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। मैम, जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग जीवन बीमा कराते हैं या मेडिक्लेम का भी अब यह है कि मेडिक्लेम भी लोग लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने हद तक लोग प्रभावित होंगे? अब लोग लेना ही बंद कर देंगे। जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, अब इस तरह की चीज़ों में लोग इन्वेस्ट करेंगे, जमीन खरीद के रख देंगे, लेकिन वो तत्काल नहीं ना मिलता है। ये है कि आप कभी भी बीमार पड़े तो तुरंत आपको ये गारंटी रहती थी कि मेडिक्लेम वगैरह से आपको तुरंत मिल जाएगा। अब तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी देश की जनता। आप सिर्फ अपर क्लास को देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो जनता के टैक्स के पैसे और ये सब है, इसको लेके आप चंद पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं। ये टैक्स के पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, वो पैसे लेकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। उनसे आप वसूली नहीं करते और छोटे छोटे लोगों को जो पेट काट काट के अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं। आप देखिए ना, जो पैसे बैंकों में जमा थे उसके कितने % चले गए बाहर विदेशों में, बड़े पूंजीपति लोन लेके चले गए। अब उसका असर तो उन पर पड़ रहा है ना, जो लोग अपना भविष्य देखकर पैसे उन्होंने बैंक में रखा था, अब उसका इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि वो अपना दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है। बांग्लादेश के बहरान को हिंदुस्तान काफ़ी संजीदगी से ले रहा है। इस मामले पर सरकार ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई, जिसमें वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बांग्लादेश की सूरत हाल की जानकारी दी। इधर शेख हसीना के लंदन में पनाह लेने पर अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। ज़राए के मुताबिक वो पनाह मिलने तक हिंदुस्तान में ही रहेंगी। शेख हसीना पीर की शाम गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची थी। इस दौरान इमिग्रेशन की एक टीम भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद थी। I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024,
there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them, that there is no other vested interest that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives. Having said that, we obviously have to be very much on alert. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals. One might hope this will calm down, especially because
every sort of popular uprising is followed by some degree of anarchy. We all saw the pictures of looting, etc. yesterday. It may calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, then of course there is a risk even of refugees fleeing to our country, and that would be a matter of grave concern. Third, obviously, I'm sure that our High Commissioner and our staff there are safe and they're monitoring the situation closely, and I hope they're in touch with the new authorities as they emerge. We still don't know who is going to be in the interim government. Various names are being floated, but I think that's going to be an important contact. There are some understandable concerns in India about the increasing influence of the Jamaat-e-Islami, which has taken a very hostile attitude to India in the past, and possible meddling by China and Pakistan, which have always seen Bangladesh as a potential soft underbelly of India that they could fish in troubled waters in. And so therefore, again, we have to be alert, we have to do our own thing. But I believe it would be a mistake to take a hostile attitude to this change, even though we were strong supporters of the previous government, because it is not our business. And I don't think the Indian government will do that. And the Indian government will accept whatever new reality emerges, that's my impression, and that they would actually work seriously with the new authorities, because peace and progress in Bangladesh is not only in the interests of the Bangladeshi people, it's also in our interests. We don't want an unstable or an unfriendly. मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे MEA जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण, ऐसा नहीं है। ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सर, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की अब राजनीतिक स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जाहिर तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, अगर मिनिस्टर साहब दोनों जगह स्टेटमेंट देंगे तो जो हमारे मन में दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को भी हम उनके समक्ष रख करके उसका निराकरण करेंगे। I think it's a good step that the external affairs ministers who are briefing all party leaders. We welcome that move on part of the external affairs minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interests. बांग्लादेश के सियासी बहरान के असरात हिंदुस्तान में भी नजर आ रहे हैं। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। लीडरान भी बांग्लादेश के सियासी बहरान पर अपना अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। पड़ोसी मुल्क होने की वजह से अफसोस का भी इजहार हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फिजी के दौरे पर हैं। वहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने एक जलसे में कहा कि इस खूबसूरत मुल्क के लोगों की गर्मजोशी और मोहब्बत से वो मुतासिर हैं।
हालांकि फिजी का ये उनका पहला सफ़र है। द्रौपदी मुर्मू की आज फिजी के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। देश के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हालांकि ये फिजी की मेरी पहली यात्रा है। हर जगह आपकी उपस्थिति के कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर पर ही हूँ। मैं पैसिफिक क्षेत्र में अपने भाइयों और बहनों से मिलने का अवसर देने के लिए फिजी के राष्ट्रपति जी और फिजी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे फिजी के राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी के साथ सकारात्मक चर्चा हुआ। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित करने के लिए मैं फिजी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। ये सम्मान भारत और फिजी की गहरी दोस्ती को प्रतीक है। जब भी विदेश यात्रा करती हूँ तो भारतीय समुदाय के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों से मिलना हमेशा एक विशेष एहसास होता है। फिजी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमेशा 145 साल पुराना एक विशेष और स्थायी बंधन है। इसलिए यहाँ आप सबसे मिलना एक अत्यंत आनंददायक अनुभव है। मेरे भाइयों और बहनों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वक्फ एक्ट तरमीमी बिल आने से कबल ही मौजूए बहस बन गया है, जिसके हवाले से ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल ने बिल लाए जाने की हिमायत कर दी है और उनका जवाब है कि वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा बदनवानी है। अक्सर ऐसा होता है कि दरगाहों और मसाजिद में अगर थोड़ी सी भी मरम्मत करानी होती है तो इधर उधर के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन अजमेर और दिल्ली स्टेट के सदर और दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन सैयद फरीद अहमद निज़ामी ने सरकार की हिमायत करते हुए अपना मौक़िफ़ रखा है। ये मोस्ट अवेटेड था कि वक्फ एक्ट को अमेंड किया जाए, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट में अमेंडमेंट की बहुत सख्त जरूरत है वक्फ के अंदर, और दरगाहें इसका समर्थन करती है। हम सरकार के डिसीजन का वेलकम करते हैं और ड्राफ्ट जब आएगा तो हम हमारी बात पूरी तरीके से पॉइंट वाइज रखेंगे सरकार के सामने। हम चाहते हैं अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, क्योंकि दरगाहें सबसे बड़ी विक्टिम है और सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर जो बड़े हैं वो दरगाहें हैं वक्फ के। तो दरगाहों की बात सरकार पूरी सुनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत टाइम से हम डिमांड मेमोरेंडम दे भी चुके हैं, हमारे अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन भी दे चुके हैं मेमोरेंडम। तो सरकार के डिसीजन का हम वेलकम करते हैं और तमाम लोगों से अपील करते हैं कि जब तक आप अमेंडमेंट बिल को पढ़ नहीं लेते, जब तक आप किसी को मिसलीड ना करें। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी बिल आएगा उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है वक्फ के अंदर, जिसकी सॉल्यूशन की बहुत सख्त जरूरत है। और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो मैं समझता हूं जो क्लैश है आपस में, उनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सरकार के डिसीजन का वेलकम करते हैं। देखिए, बिना, मैं समझ में नहीं आ रहा कि बिना अमेंडमेंट बिल देखे आप लोग शक की बुनियाद पे कैसे ऐसे इररिलेवेंट स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये तो गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं। आजने के बाद में उस पर सार्थक चर्चा करें। जो विरोध करें मैं उनसे अपील करता हूं सार्थक चर्चा करें और सरकार का सहयोग करें कि अच्छा से अच्छा बिल आए जो मुसलमानों के हक में अच्छा हो, बेहतर हो, ट्रांसपेरेंसी हो और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में हो सके, स्पेशली अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी हो सके। हम चाहते हैं कि दरगाहों की पोजीशन डिफाइंड हो, कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम दरगाहें हैं और देयर पोजीशन शुड बी डिफाइंड इन द वक्फ एक्ट। और द पोजीशन ऑफ सज्जादा नशीन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है दरगाह का, हिज पोजीशन शुड बी डिफाइंड एंड हिज राइट शुड बी प्रोटेक्ट। अमेंडमेंट आने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं बिना आए या बिना पढ़े बहना देना, कौम को गुमराह करना, ये बहुत गलत है। और सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम हैं। 70 to 80% प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू द दरगाह।
और वफ प्रॉपर्टी दरगाहों से बिलोंग है, सबसे बड़े विक्टिम भी हमें। हमारी डिमांड है अमेंडमेंट होने चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है सरकार जब ये बिल अगर सिलेक्ट कमेटी में जाता है तो हमें हमारी बात रखने का मौका मिलेगा और हम सरकार के इस डिसीजन का वेलकम करते हैं। अमेंडमेंट अभी जब सामने आएगा ड्राफ्ट हमारे, तो उसके ऊपर टिप्पणी तो जब करेंगे, मगर अमेंडमेंट की हम हमेशा से डिमांड करते रहे हैं। मौजूदा सरकार से हमने कई बार ये डिमांड रखी है कि वक्फ एक्ट जो है मौजूदा वो दरगाहों को और हमारा जो सूफी कल्चर है दरगाहों का उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। हम ये चाहते हैं कि दरगाह बोर्ड बना दिया जाए या तो वक्फ या दरगाह का एक अलग एक्ट, इस एक्ट से अलग कर दिया जाए दरगाहों को। ये हमारी डिमांड हमेशा से रही है। कल भी हमारी मीटिंग हुई NSA अजीत डोभाल साहब से, उन्होंने हमारी बात सुनी। पहले भी हम ये बात कह चुके हैं उनसे, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से भी कल बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है आपकी बात सुनी जाएगी। अभी सेलेक्ट कमेटी में जाएगा बिल, उसके बाद सजेशंस भी लेंगे हमसे। तो दरगाहों खानकाहों को वो समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है सूफी कल्चर को प्रोटेक्ट करना हिंदुस्तान के। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी बात रखी जाएगी और इसमें अमेंडमेंट में आगे जाके दरगाहों खानकाहों के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जाएंगे। पर्सनल लॉ से भी कहा जा रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर्व करना चाहती है उनके पावर्स को, सब कुछ अपने कब्जे में बिना उस ड्राफ्ट को पढ़े आप कैसे कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है? अभी हमारे सामने नहीं है। अगर आप देखें कि इसके अंदर कुछ खामियां हैं, बेशक आप सरकार के सामने रखिए कि साहब ये देखिए जो वक्फ का कानून है वो तो जाहिर है कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए है। आप रखिए कि अपने सजेशन दीजिए, वेलकम करेंगे सब लोग सजेशन आपका। आप ही के लिए बिल आ रहा है, आप ही लोगों के लिए है। हम भी देखेंगे, अगर कोई ऐसी बात है तो हम रखेंगे। हमारी गवर्नमेंट है वो, इसीलिए हम सुनने के लिए तो बैठी है। अपनी बात रखी जाएगी कि नहीं साहब इसमें इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज बिना उसको पढ़े एकदम से उसकी मुखालफत। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की सरकारी रिहाइशगाह पर उन्नाव की एक दलित खातून अंजलि ने पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने खुद को आग लगा ली, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात हैं। सड़कों से लेकर घरों में भी पानी भर गया है। पाली में बारिश की वजह से हालात बेहद ख़राब है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में चंबल नदी की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। टोंक में चंदलाई बांध भी ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए, जो डिप्रेशन सिस्टम पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल यह कमज़ोर होकर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में परिवर्तित हो गया है और आज ये पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर पहुंच गया है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश यदि देखें तो मोहनगढ़ जैसलमेर में 260 mm एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा पाली में 257 mm और जोधपुर के देचू में भी 246 mm यानी अत्यंत भारी बारिश जो है वो रिपोर्ट हुई है। अब ये सिस्टम चूंकि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अभी भी पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में इसके प्रभाव से बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की कुछ स्पेल्स अभी भी दर्ज किए जा सकते हैं, यानी कहीं कहीं भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। हालांकि जो अत्यंत भारी बारिश का जो संभावनाएं हैं या जो दौर जो अब तक रिपोर्ट हो रहे थे उसमें आज से ही कमी आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि 7 अगस्त से जो है वो मानसून ट्रफ लाइन एक बार फिर राजस्थान के उत्तरी भागों की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब जो है वो आने वाले दिनों में खासकर राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं वहाँ पे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग, इसके अलावा जयपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र के इलाके और बीकानेर संभाग के जो इलाके जिनमें अभी तक विशेष बारिश इस सिस्टम से नहीं हुई है, तो 7-8 अगस्त से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है। ऐसे में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना पूर्वी राजस्थान में अभी भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 5-7 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। ज़्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अगले 24 घंटे मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी, लेकिन 7-8 अगस्त से बीकानेर संभाग की तरफ बारिश की गतिविधियां जो है वो दर्ज। अभी जो एक डीप डिप्रेशन बना हुआ था सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री, उसका जो रेमिनेंट है जो लो प्रेशर की फॉर्म में है, अभी वो सेंट्रल पाकिस्तान में है और इसके कारण ही ऑलमोस्ट पूरा सेंट्रल इंडिया में
जहाँ ईस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, मेन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और अगर आप अभी की बात करते हैं तो अभी जो साइसर जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव से वेस्ट राजस्थान में आज वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, मेन 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक। इसके अलावा अगर आप बाकी जगह की बात करें, पंजाब हरियाणा में भी आने वाले 2-3 दिनों में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। हिमालय में भी, उत्तराखंड में स्पेसिफिकली 2 दिन वेरी हैवी रेनफॉल का अनुमान है, और हिमाचल में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही वेरी हैवी रेनफॉल आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगा। अगर इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल आने वाले 5 दिनों में रहेगा। एनीवे वो मानसून का एक नॉर्मल फिनोमिना है। सिमिलर ईस्ट इंडिया में पूरे क्लाउड्स हैं जहाँ भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का अनुमान रहेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 3 दिनों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। इससे पहले तो लाइट रेनफॉल ही था, लेकिन कल मॉर्निंग से स्पेसिफिकली आज नाइट और कल मॉर्निंग में मॉडरेट रेनफॉल कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इसलिए हमारे 3 दिनों के लिए वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का अनुमान है। जी सर, किन राज्यों के लिए है ऑरेंज या रेड अलर्ट? देखिए, ऑरेंज की बात करें तो वेस्ट राजस्थान है, उसके बाद हिमालय रीजन में है, स्पेसिफिकली हिमाचल, उत्तराखंड। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारा अलर्ट्स है, ऑरेंज अलर्ट है, और ज़्यादातर बाकी हिस्सों में आपका येलो अलर्ट्स ही मैक्सिमम है। क्या रेड अलर्ट है किसी राज्य में? नहीं, रेड अलर्ट का अभी कोई है नहीं। आने वाले 4-5 दिनों में भी हम एक्सपेक्ट नहीं करें कहीं पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो। टेम्परेचर जो है वो भी या टेम्परेचर्स में अभी देखिए मानसून में इतना सिग्निफिकेंस होता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। जब रेनफॉल है तो नियर नॉर्मल रहता है, और अगर क्या नाम है, जैसे ड्राई वेदर हो जाता है उस समय थोड़ा टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी आ जाती है, अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत ख़राब है। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां इलाज जारी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आडवाणी की तबीयत गुज़श्ता रात तकरीबन 9 बजे बिगड़ी थी, जब डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में उन्हें अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां फ़िलहाल उनकी तबीयत मुस्तहकम बताई जा रही है। बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे एहतजाज में शिद्दत आ रही है। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि उनकी हुकूमत मुस्लिम तारिकीन वतन और सियासी पनाह के मतलाशी अफराद पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इंतहाई दाएं बाजू के अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वीकेंड पर बरतानिया में गुज़श्ता 1 दहाई के बदतरीन फसादात और लूटमार के वाक़यात हुए हैं। के कई कस्बों को मैदान जंग में बदल दिया। पेरिस ओलंपिक 2024 का सिलसिला जारी है, जिसमें हिंदुस्तानी एथलीट नीरज चोपड़ा को कामयाबी मिली है और उन्हें पहली कोशिश में ही 89.34 मीटर भाला फेंक कर मेल जूलिन थ्रो यूनिट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विनेश फोगाट ने भी खवातीन के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में जीत दर्ज कर ली है और सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। विनेश ने 7-5 से जीत दर्ज की है। खबरनामे में भी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।